This is the congratulation video for all of you. Thank you so much for purchasing the machine learning course. This is the very unique course. जैसा कि अभी तक आप लोगों ने पाइथन में देखा था, दिस इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ द पाइथन, क्योंकि हम इसमें पाइथन को यूज़ करेंगे. पाइथन विल बी द बेसिस ऑफ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि अगर आप मशीन लर्निंग कर रहे हैं तो आपको पाइथन आनी चाहिए. मशीन लर्निंग कोर्स में हम कुछ यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे उसका मैंने एक छोटा सा समरी यहाँ पर यूज़ किया है. तो क्या क्या कंटेंट होंगे इसको हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में यहाँ पर हम लोग देखते हैं. इस मशीन लर्निंग में हम लोग मीन, मोड और मीडियन ये चीज़ें पढ़ेंगे. ये स्टेटिस्टिक्स के पार्ट हैं. यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन भी पढ़ेंगे. फिर हम देखेंगे परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. फिर हम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा मशीन लर्निंग का. फिर उसके बाद में हम स्कैटर प्लॉट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. फिर लीनियर रिग्रेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम ऑफ द मशीन लर्निंग. इसके बाद में हम देखेंगे मल्टीपल रिग्रेशन एल्गोरिदम क्या होती हैं, और इस पर हम लोग आउटपुट कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग देखेंगे. फिर उसके बाद में हम लोग स्केलिंग करना सीखेंगे. फिर हम लोग किसी भी मॉडल को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, इस चीज़ को देखेंगे. फिर हम उस मॉडल की टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, उसके बाद में हम ये चीज़ देखेंगे यहाँ पर. और फिर हम देखेंगे डिसीजन ट्री एल्गोरिदम कैसे यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम. और अगर हमें आउटपुट प्रेडिक्शन करनी है तो हमें एल्गोरिदम्स प्रॉपरली समझने होंगे. मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन भी हम लोग करेंगे आगे चल करके, चैटबॉट एप्लीकेशन. इसके अलावा भी हम लोग एप्लीकेशन करेंगे. चैटबॉट एप्लीकेशन बेसिकली वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है. और भी हम लोग इस मशीन लर्निंग कोर्स में एप्लीकेशंस को इंक्लूड करेंगे. सो ये एक ओवरव्यू था, एक ब्रीफ समरी थी जो हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है. वेलकम टू द लेसन नंबर 2 फॉर द मशीन लर्निंग. आज के इस लेसन में हम बात करेंगे डिफरेंट मशीन लर्निंग मेथड्स के बारे में, जिनको यूज़ करके हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर हम बात करते हैं मेथड्स की, तो देयर आर वेरियस ML algorithms, techniques and methods that can be used to build models for solving real life problems by using data. जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं जनरली हम उन्हें सॉल्व करने के लिए ML मेथड्स यूज़ करते हैं. और ML मेथड्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिनको यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स से भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि कौन से वो मेथड्स हैं जिनको हम लोग मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं, तो अगर उनकी बात करें तो जो सबसे पहला मेथड है वो है सुपरवाइज्ड लर्निंग. हम सुपरवाइज्ड लर्निंग यूज़ कर सकते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. इसके अलावा हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूज़ कर सकते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. प्लस हम सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग यूज़ कर सकते हैं फॉर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. और इसी तरीके से हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज़ कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. तो ये स्पेसिफिक मेथड्स हैं. ये 4 तरीके के मेथड्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं मशीन लर्निंग में. तो हम इन्हीं चारों मेथड्स पर फोकस करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे सुपरवाइज्ड लर्निंग की. सुपरवाइज्ड लर्निंग बेसिकली एक ऐसा मेथड है मशीन लर्निंग का जिसमें
हम सुपरवाइज करते हैं इनपुट और आउटपुट को, राइट। जैसे हमारे पास कोई डेटा है अगर, तो हम डेटा को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं व्हाट इज़ द एसोसिएशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, और वो एसोसिएशन हमें मदद करता है प्रिडिक्ट करने के लिए। अगर हम किसी भी इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, तो जो हमारे पास करंट डेटा है उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ML मेथड है, ठीक है। तो अगर हम इसको और थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, तो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम्स, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ML एल्गोरिदम्स, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली ML एल्गोरिदम है। दिस मेथड टेक द डेटा सैम्पल, द ट्रेनिंग डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड आउटपुट्स। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग डेटा लेते हैं और उसके एसोसिएटेड आउटपुट्स को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो जो भी डेटा हम लेंगे उस डेटा के कोरिस्पॉन्डिंग हमारा क्या आउटपुट है वो भी हमें यहाँ पर अवेलेबल होगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम is to learn an association between input and corresponding outputs। अगर हम यहाँ पर बात करें सुपरवाइज लर्निंग की, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम एसोसिएशन को समझ सकें इनपुट और आउटपुट के बीच में, राइट। व्हाट इज द एसोसिएशन बिटवीन इनपुट डेटा सैंपल्स and corresponding outputs after performing multiple training data instances, right। तो हमें multiple training data instances करके ये देखना होगा कि इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या एसोसिएशन है, राइट। तो अगर हम बात करें इस एसोसिएशन को समझने के लिए, हम लोग यहाँ पर एक लीनियर फंक्शन देख सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, लीनियर फंक्शन y इक्वल टू fx। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो y हमारा आउटपुट है और x हमारा इनपुट है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इनपुट होगा, इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट यहाँ पर आएगा। तो जो भी इनपुट होगा उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक आउटपुट हमें जरूर मिलेगा। तो इट मीन्स देयर इज अ एसोसिएशन बिटवीन आउटपुट एंड द इनपुट, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ भी फॉर्मूला एज्यूम कर लूँ, अगर जैसे y इक्वल टू 5x प्लस 2 मैं एज्यूम कर लूँ, तो x की वैल्यू जो भी होगी हमें वहाँ पर देना होगा। जैसे कि सपोज अगर मैं यहाँ पर y इक्वल टू fx है, राइट। ये हमारा एक फंक्शन है, y को कैपिटल कर देते हैं। तो ये हमारा एक फंक्शन है। सपोज x की वैल्यू क्या है, सपोज हमारे पास फंक्शन इस तरीके से है, ये तो लीनियर फंक्शन का जो जनरल फॉर्म है वो हो गया। अगर सपोज हमारे पास इस तरीके से फंक्शन है, हमारे पास है 5x प्लस 2, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू डालता हूँ तो हमारे पास यूनिक y की वैल्यूज आएंगी ना। जैसे कि मैं अगर x की वैल्यू 1 डालता हूँ, x की वैल्यू 2 डालता हूँ, x की वैल्यू 3 डालता हूँ, ठीक है। तो ये जो करस्पॉन्डिंग डेटा होगा उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें ये एसोसिएशन देखना है कि x और y के बीच में क्या एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। x की वैल्यू पर y की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, right। So this association between y and x we have to see it, right। तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या हो रहा है, हम सुपरवाइज कर रहे हैं, मतलब ये पूरा जो एल्गोरिदम है, ये पूरा जो मेथड है, इसमें समझ लीजिए एक सुपरवाइजर है जो सुपरवाइज कर रहा है, राइट। और एसोसिएशन चेक कर रहा है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, राइट। और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है,
जैसे सपोज हम लोगों ने यहाँ पर x की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक ली है, राइट। तो अगर हम जैसे x इक्वल टू 10 होगा तो उसकी क्या वैल्यू होगी हम उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस डेटा। जैसे ये जो डेटा है हमारे पास, इस डेटा के बेसिस पर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रिडिक्शन होगा वो तभी एक्यूरेट होगा जब हमारे पास एक जो डेटा सेट है, जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है, वो हमारा काफ़ी लार्ज हो और जिसके बेसिस पर हम इनपुट और आउटपुट के बीच में एसोसिएशन पता कर पाएँ, राइट। तो इस तरीके से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, राइट। तो अभी आने वाले लेसन्स पे हम लोग इसको बहुत ही प्रॉपरली समझेंगे, ठीक है। अभी हम लोग एक ओवरव्यू लेते हुए चलते हैं सारी चीज़ों का। तो अगर मैं सुपरवाइज लर्निंग की बात करता हूँ तो इसमें हम लोग मेन ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव वुड बी टू approximate the mapping function so well that even when we have new input data we can easily predict the output variable y for that new input data, right। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा? मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि हम किसी भी न्यू वैल्यू के आउटपुट को प्रेडिक्ट कर सकें, ठीक है। तो ये प्रेडिक्शन कब पॉसिबल होगी? जब हम प्रॉपर मैपिंग एक्स और वाई के बीच में करेंगे और एक प्रॉपर एसोसिएशन एक्स और वाई के बीच में करेंगे, तभी हम जो फाइनल हमारा जो प्रेडिक्शन है वो एक्यूरेट हो सकता है, हम उसको करेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो सुपरवाइज लर्निंग में आपको इनपुट और आउटपुट के बीच में एसोसिएशन देखना होता है। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट्स को चेक करना होता है और इसी के आधार पर हम न्यू वैल्यू के आउटपुट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे अभी आगे आने वाले लेसन्स में। इस पर हम लोग एल्गोरिदम्स देखेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम है, अगर हम सुपरवाइज लर्निंग की बात करें तो जो इसके इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम्स हैं जो हम लोग को पढ़ने हैं, उसमें है सबसे इम्पोर्टेंट है डिसीजन ट्री। ये एल्गोरिदम हम लोगों को देखना है जो कि सुपरवाइज लर्निंग में आता है। फिर उसके बाद में हमें रैंडम फॉरेस्ट देखना है, फिर हमें KNN देखना है और फिर हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखना है, राइट। तो ये सारे एल्गोरिदम्स को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, इन सारे एल्गोरिदम्स को एक्सप्लोर करेंगे और इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, राइट। तो अभी आपको क्या समझना है कि सुपरवाइज लर्निंग एक ऐसी लर्निंग है, एक ऐसा मेथड है मशीन लर्निंग का जिसमें हम इनपुट और आउटपुट के बीच में एसोसिएशन देखते हैं और उसी एसोसिएशन के आधार पर हम लोग किसी भी न्यू इनपुट वैल्यू के आउटपुट को प्रेडिक्ट करते हैं, राइट। तो ये सुपरवाइज लर्निंग हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनसुपरवाइज लर्निंग की, तो कम्प्लीटली ये क्या है, सुपरवाइज लर्निंग का अपोजिट होता है, ठीक है। जैसा नाम से हम समझ सकते हैं, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट इट इज अपोजिट टू सुपरवाइज्ड ML methods or algorithms, which means in supervised machine learning algorithms we do not have any supervisor to provide any sort of guidance। अगर हम अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करें तो यहाँ पर आपको गाइडेंस के लिए कोई भी सुपरवाइजर नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सिर्फ इनपुट होगा, ठीक है। देयर विल बी नो आउटपुट। सो अनसुपरवाइज लर्निंग की अगर हम बात करते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम्स आर हैंडी इन सिनारियोज in which we do not have the liberty like in supervised learning algorithms of having pre-labeled training data and we want to extract useful pattern from input data, right। so यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास कोई आउटपुट डेटा नहीं है, सिर्फ हमारे पास इनपुट है। तो इनपुट से हम क्या कर सकते हैं, कुछ पैटर्न डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि हम आउटपुट को रिट्रीव कर सकें, राइट। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में अगर हम बात करते हैं
तो यहाँ पर सिर्फ इनपुट वेरिएबल होगा हमारे पास, ठीक है, x इनपुट वेरिएबल, देन देयर वुड बी नो corresponding आउटपुट वेरिएबल and algorithms need to discover the interesting pattern in data for learning। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स की, तो यहाँ पर सिर्फ आपको इनपुट वेरिएबल मिलेगा, यहाँ पर कोई आपको आउटपुट वेरिएबल नहीं मिलेगा। आउटपुट को आपको रिट्रीव करना पड़ेगा कुछ पैटर्न से, ठीक है, पैटर्न्स के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट को रिट्रीव करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग में हमारे पास कुछ कस्टमर्स हैं, राइट, और वो कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो सपोज हमारे पास कस्टमर्स की लिस्ट है, ठीक है। अब हम कैसे आउटपुट को डिसाइड कर सकते हैं, हम कस्टमर्स की परचेजिंग बिहेवियर को यहाँ पर एक आधार बना सकते हैं और उनके परचेजिंग बिहेवियर के आधार पर हम कस्टमर्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, एक डिफरेंट पैटर्न बना सकते हैं। जैसे अगर कोई कस्टमर हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस परचेज कर रहा है, उसको हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। एक कस्टमर हमारा क्लॉथिंग परचेज कर रहा है, उसको हम डिफरेंट कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कस्टमर्स को पैटर्न वाइज, कैटेगरी वाइज उनको हम फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो होगा ये अनसुपरवाइज लर्निंग में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं है, ठीक है। तो हम कस्टमर्स को उनकी परचेजिंग बिहेवियर के आधार पे उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको अलग अलग रख सकते हैं, राइट। तो इसमें अगर हम देखें एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, तो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में हमें पढ़ना है के मीन्स क्लस्टरिंग और के नियरेस्ट नेबर्स। तो ये जो एल्गोरिदम्स हैं इनको हम लोग प्रॉपरली एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर और प्रॉपरली समझेंगे कि कैसे इनको यूज़ करके हम अपने प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। सेमी सुपरवाइज लर्निंग की अगर हम बात करें तो ये ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है जो कि ना तो कंप्लीटली सुपरवाइज्ड है और ना ही कंप्लीटली अनसुपरवाइज्ड है, ठीक है। तो such kind of algorithms or methods are neither fully supervised nor fully unsupervised. They basically fall between the two supervised and unsupervised learning methods, ठीक है। बेसिकली ये दोनों के बीच में है, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। These kinds of algorithms generally use a small supervised learning component, small amount of pre-labeled annotated data and large unsupervised learning component, lots of unlabeled data for training। मतलब इसमें लेबल्ड डेटा भी होते हैं और अनलेबल्ड डेटा भी होते हैं, ठीक है। ऐसे डेटा होते हैं जिनमें इनपुट और आउटपुट दोनों अवेलेबल होते हैं और ऐसे भी डेटा होते हैं जिनमें इनपुट होता है, आउटपुट नहीं होता है, आउटपुट वेरिएबल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम पैटर्न के अकॉर्डिंग आउटपुट डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेमी सुपरवाइज लर्निंग को भी हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में जो लास्ट टेक्निक आती है वो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये वैसे तो बहुत ही रेयरली यूज़ की जाती है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा जो आप देखेंगे वो है सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और अनसुपरवाइज लर्निंग को भी मैक्सिमम केसेस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर मैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात करता हूँ तो दीज मेथड्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियसली स्टडीड मेथड्स एंड वेरी रेयरली यूज्ड ऑल्सो, ठीक है। बहुत ही कम यूज़ किए जाते हैं और अभी तक जो हम लोगों ने मेथड्स पढ़े हैं उनसे ये मेथड बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है।
in this kind of learning algorithms, there would be an agent that we want to train over a period of time so that it can interact with the specific environment. ठीक है, तो अगर हम इस तरीके की लर्निंग एल्गोरिदम्स की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, एक एजेंट को ट्रेन करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, और ये एजेंट क्या करता है, फॉलो करता है कुछ स्ट्रेटेजीज को. ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ में इंटरैक्ट करने के लिए. ठीक है, और फिर ये इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करता है कुछ एक्शंस लेने के लिए. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस एजेंट को ट्रेन करेंगे. ये ट्रेन कैसे होगा, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट से ये इंटरैक्ट करेगा और इसी इंटरैक्शन में इसकी ट्रेनिंग होगी. ठीक है, तो अगर हम बात करें, द एजेंट विल फॉलो अ सेट ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर इंटरैक्टिंग with the environment, and then after observing the environment it will take actions regards the current state of the environment. तो इस तरीके से हम लोग एजेंट को रेडी करेंगे फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, और जिसमें ये स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन करेगा और ये कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए, ठीक है, एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करेगा और उसके कोरिस्पॉन्डिंग ये नेसेसरी एक्शंस लेगा. ठीक है, अगर ये सही एक्शन लेता है तो इसे हम अप्रिसिएट करेंगे, और ये अगर गलत एक्शन लेता है तो इसे हम पेनल्टी भी चार्ज करेंगे. ठीक है, तो अगर हम इसको एक्सप्लोर करें, द फॉलोइंग आर द मेन स्टेप्स ऑफ द रीइंफोर्समेंट लर्निंग मेथड्स. फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट वी नीड टू प्रिपेयर एन एजेंट with some initial set of strategies. Step 2 की अगर हम बात करते हैं, then observe the environment and its current state. Step 3 की अगर हम बात करते हैं, next select the optimal policy regards the current state of the environment and perform important action. Step 4 की अगर हम बात करें, the agent can get corresponding reward or penalty as per accordance with the action taken by its previous step. ठीक है, उसको रिवार्ड मिल सकता है या पेनल्टी मिल सकती है. ठीक है, प्रीवियस स्टेप के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो बेसिकली उसे क्या करना है, इंटरैक्ट करना है और एक्शन करना है. ठीक है, और फाइनली हम लोग वी कैन अपडेट द स्ट्रेटजीज इफ इट इज रिक्वायर्ड सो. ठीक है, एट लास्ट repeat step 2 to 5 until the agent got to learn and adopt the optimal policies. right? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग को अप्लाई कर सकते हैं. तो ये बहुत ही रेयरेस्ट केस में यूज़ किया जाता है, लेकिन इसको हम लोग यूज़ करते हैं और ये पार्ट है. ठीक है, ML मेथड का ये पार्ट है. तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको भी एक्सप्लोर करने के लिए. तो आज के जो लेसन में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है वो ये है कि हमें कितने तरीके के मेथड्स को पढ़ना है. हमें सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग पढ़नी है, फिर हमें अनसुपरवाइज लर्निंग पढ़ना है, फिर हमें सेमी सुपरवाइज लर्निंग पढ़ना है, फिर हमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग पढ़ना है. ठीक है, और इसमें डिफरेंट जो एल्गोरिदम्स हैं हम लोग उनको एक्सप्लोर करेंगे, और आने वाले लेसन्स पे हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे. हम लोग यहाँ पर एनाकोंडा पहले इंस्टॉल करेंगे और फिर जुपिटर नोटबुक पे हम लोग यहाँ पर वर्किंग करेंगे और सारी चीज़ें प्रैक्टिकल रखेंगे. लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझना, थोड़ा दिमाग में हमें इस चीज़ को बिठाना पड़ेगा कि मेथड्स कितने होते हैं और उन मेथड्स को हमें कैसे यूज़ करना है. राइट? सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. ओके, तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखते हैं. कल मोस्टली हम लोग प्रैक्टिकल पर आ जाएंगे. ठीक है, और कोशिश करेंगे कि हम लोग प्रैक्टिकल चीज़ों को अच्छे से समझें. राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन. थैंक यू.
वेलकम टू द लेसन नंबर 3 फॉर द मशीन लर्निंग। आज के इस लेसन में हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करेंगे जो कि हमारे लिए आगे आने वाले टॉपिक्स में इम्पोर्टेंट है। हम मशीन लर्निंग की जितनी भी कोडिंग है उसी सॉफ्टवेयर पे करेंगे और वो सॉफ्टवेयर है हमारा एनाकोंडा। तो अभी हम लोग एनाकोंडा इंस्टॉल करेंगे और ये सॉफ्टवेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिकली अगर हम एनाकोंडा की बात करें तो ये एक फ्री ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है पाइथन के लिए। अगर मैं इसको यहाँ पर डिफाइन भी करूँ तो इट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पाइथन। Python programming, right? For scientific computing या for data science computing, ऐसा कर सकते हैं for scientific computing, फाइन। तो अगर एनाकोंडा की बात करते हैं, ये एक फ्री ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। तो सबसे पहले हम इसे इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम में और इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर काफ़ी ढेर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसमें हम लोग जो यूज़ करेंगे वो जुपिटर नोटबुक यूज़ करेंगे जिसमें हम लोग मशीन लर्निंग के प्रोग्राम्स बनाएंगे। और जुपिटर नोटबुक इज़ वन ऑफ द वेरी पॉपुलर एडिटर फॉर राइटिंग मशीन लर्निंग प्रोग्राम्स। और ये इंडिविजुअल सेल वाइज होता है और हमें जब इनपुट दे रहे होते हैं तभी हम आउटपुट चेक कर सकते हैं। सो फॉर डिफरेंट इनपुट्स वी कैन चेक द आउटपुट्स देयर। तो इसलिए जुपिटर नोटबुक इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अगर हम एनाकोंडा इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं तो एनाकोंडा के अंदर ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ये बिल्ट इन है। तो आइए हम लोग इंस्टॉलेशन करके देखते हैं एनाकोंडा का। तो मैं गूगल पे आ जाता हूँ, मैं सिंपल इस पे करूँगा एनाकोंडा इंस्टॉल और आपके सामने फर्स्ट लिंक आ जाएगा, आपको इसी पर क्लिक करना है। और आपको यहाँ पर डाउनलोड पे आना है, हम लोग डाउनलोड करते हैं। अब आपको चेक करना है कि आपका जो विंडोज़ है वो 64 बिट है या 32 बिट है। तो आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं? आप अपने कंप्यूटर पे राइट क्लिक करिए। ये मेरा जो माई कंप्यूटर है वो दिस पीसी के नाम से है। तो जैसे आप राइट क्लिक करेंगे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ पर आपको सिस्टम टाइप में दिखा रहा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ से आपको चेक करना है कि आपका सिस्टम 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ से आपको चेक करके और फिर आपको यहाँ पर उस चीज़ को सिलेक्ट करना है। तो हम लोगों का यहाँ पर 64 बिट है, तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ये काफ़ी बड़ी फाइल है, ये 467 MB की फाइल है, राइट। तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाइएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इसे हम डाउनलोड होने देते हैं और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक आपने जैसे हम लोगों ने लास्ट लेसन्स पे देखे हैं कि ML मेथड्स क्या होते हैं, मशीन लर्निंग के मेथड्स क्या होते हैं। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये सारे ML मेथड्स हैं। 4 तरीके के ML मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और सुपरवाइज लर्निंग की अगर हम बात करें तो उसमें
हम लोगों ने एक इनपुट और आउटपुट के बीच में एसोसिएशन देखा था। तो एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इनपुट और आउटपुट के बीच में एसोसिएशन नहीं है तो हम आउटपुट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें वो एसोसिएशन पता होना चाहिए और फिर उसी के बेसिस पर हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं फॉर द आउटपुट। तो ML मेथड्स जो भी हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा है उसको आप लोग प्लीज़ ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले लेसन्स में यूज़ करेंगे। इन चीज़ों को हम लोग अपने एप्लीकेशन में भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। और आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एनाकोंडा इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। मेरा मोटिव है कि मैं आपको सारी चीज़ें स्क्रैच से बताऊं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हर चीज़ आपको मैं करके दिखाना चाहता हूं ताकि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली चीज़ों को कर सकें, क्योंकि चीज़ें बड़ी आसान हैं, मुश्किल नहीं है। लेकिन जब हम कहीं पर स्टक हो जाते हैं, कहीं पर हम लोग प्रॉब्लम आती है और हम लोग रुक जाते हैं, फिर प्रॉब्लम होती है। अगर हम उसका सोल्यूशन मिल जाता है तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें रुकना नहीं है, हमें सोल्यूशन निकालना है और आगे बढ़ना है। और इसलिए मेरा मोटिव है कि मैं आपको मैक्सिमम सारी चीज़ें करके दिखाऊं। जो भी छोटी से छोटी चीज़ भी है उसको भी मैं करके दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, राइट। तो इसलिए मैं ये सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉलेशन से करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई है इंस्टॉलेशन में। तो इसलिए मैं आपको इसको करके दिखाना चाहता हूँ। इसमें जुपिटर नोटबुक में हम पाइथन की कोडिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा जुपिटर नोटबुक होगा हम उसमें पाइथन की कोडिंग करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे जैसे हम लोग पाइचार्म पे करते थे सेम तरीका रहेगा, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रॉपर कोडिंग करेंगे। लेकिन जुपिटर काफ़ी इजी आपको लगेगा, ये काफ़ी इजी है और इसमें सेल वाइज ब्लॉक वाइज हमें कोडिंग करनी होती है। हम पर्टिकुलर ब्लॉक में जाकर के कोडिंग करते हैं और हमें उसी के नीचे आउटपुट मिल जाता है। तो हम छोटे छोटे कोड्स बना सकते हैं, क्योंकि देखिए मशीन लर्निंग पे हमें क्या चाहिए, हमें आउटपुट तुरंत चाहिए। ठीक है, हम इनपुट दें तो हमें आउटपुट दिखना चाहिए, राइट। तो इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि हमें जुपिटर नोटबुक पे प्रोग्रामिंग करनी चाहिए ताकि हम आउटपुट को सेम टाइम पे देख सकें। ठीक है, तो इसलिए ये बेनिफिशियल है और इसलिए आपको भी इसे इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम में। आज आप इसे ज़रूर करिएगा और ये बहुत ही पावरफुल है। ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है एनाकोंडा का, ये बहुत ही पावरफुल है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, ढेर सारी लाइब्रेरीज़ हैं। जो भी मशीन लर्निंग में लाइब्रेरीज़ की हमें ज़रूरत है, जैसे हमें ज़रूरत है नमपाई की, हमें मैटप्लॉटलिब की ज़रूरत है डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, हमें पांडास की ज़रूरत है। हम लोग पांडास स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें ML प्रोजेक्ट्स में डेटा को पहले लोड करना होगा, राइट। और डेटा को लोड करने के बाद में हम उस डेटा को यूज़ करेंगे अपने मॉडल को बनाने के लिए, राइट। मतलब हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है उससे सिस्टम को ये चीज़ प्रैक्टिस करानी है हमें कि हम उस डेटा के बेसिस पर आउटपुट को निकाल सकें। तो ट्रेनिंग डेटा हम लोग फीड करेंगे और विद द हेल्प ऑफ द पांडास हम इस काम को करेंगे, क्योंकि पांडास आर वेरी हेल्पफुल इन लोडिंग द होल डेटा। और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर पांडास को यूज़ करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स को बनाने के लिए, क्योंकि जब हमारा मॉडल बन जाएगा तो उसे हमें ट्रेन करना होगा और ट्रेन करने के बाद में
फिर वो हमें आउटपुट दे सकता है, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमें प्रॉपर तरीके से एक्यूरेसी के साथ में मॉडल बनाना होगा, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम जो डेटा फीड कर रहे हैं, जो लोड कर रहे हैं डेटा, वो प्रॉपरली करें, ठीक है। अभी डेटा लोड करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। डेटा लोड कैसे करते हैं ML प्रोजेक्ट्स में, और कैसे उसको यूज़ करेंगे फॉर प्रिडिक्टिंग आवर आउटपुट्स, राइट। तो ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, सॉरी डाउनलोड हो रहा है, 427 हो गया है, आप नीचे अगर देख सकें तो ये 467 MB का है सॉफ्टवेयर। तो इसे आप पहले तो डाउनलोड कर लीजिएगा प्रॉपरली, और फिर इसे हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना है। अपने सिस्टम का भी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बढ़िया रखिएगा, मिनिमम रैम 8 GB ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप प्रोग्रामिंग फील्ड में हैं तो आने वाले टाइम में आपको बहुत सी चीज़ें करनी हो सकती हैं। मशीन लर्निंग के हो सकता है प्रोजेक्ट्स बनाने हो, कल को हो सकता है आपको एंड्रॉयड पे ऐप्स बनाने हो, या मशीन लर्निंग पे एल्गोरिदम के थ्रू कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन सॉल्व करनी हो। तो इसलिए आपका रैम थोड़ा सा उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तो मिनिमम 8 GB आप रख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर एनाकोंडा डाउनलोड हो गया है, मैं इसे ओपन करूँगा। हमारा यहाँ पर एनाकोंडा आ गया है, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और इससे हम लोग ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ये सेटअप आ जाएगा। अब इसे आप नेक्स्ट कर दीजिए, और यहाँ पर इसे आप एग्री कर दीजिए। ये पूछ रहा है आपसे कि आप अपने लिए करना चाहते हैं कि और भी यूज़र्स हैं आपके सिस्टम से कनेक्टेड, तो अभी आप सिर्फ जस्ट मी रखिए, इसको नेक्स्ट कर दीजिए। और ये डेस्टिनेशन फोल्डर उसने ऑटोमेटिकली दे दिया है, ठीक है। इसे नेक्स्ट कर देते हैं, ओके कर दीजिए इसे। इंस्टॉलेशन में भी थोड़ा सा टाइम ये लगा सकता है, बट यू हैव टू कीप द पेशेंस। पेशेंस बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रोग्रामिंग फील्ड में हैं। अगर आपने अभी ये सारी चीज़ें सीख ली तो आगे चल करके आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। कभी कभी प्रोग्राम्स के आउटपुट नहीं भी आते हैं तो भी आपको पेशेंस रखना है। चीज़ें अगर नहीं भी हो रही हैं तो भी पेशेंस रखना है, राइट। प्रॉब्लम्स देखो कि कहाँ पर है, क्यों एरर्स आ रही हैं, क्यों दिक्कत आ रही है। अगर सारी प्रॉब्लम्स अपनी सॉल्व करेंगे आप तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल सही हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम एनाकोंडा के केस में लगेगा। आज हम लोग सिंपल इंस्टॉलेशन ही रखेंगे, कल हम लोग फिर इसमें जुपिटर नोटबुक को देखेंगे कि कैसे उस पर हम प्रोग्रामिंग्स बना सकते हैं। और आप सभी लोग पाइथन रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले लेसन्स में हम लोग को पाइथन यूज़ करना है। और जिन्होंने पाइथन में इनरोल नहीं किया है वो पाइथन में ज़रूर इनरोल कर लें। आप वेबसाइट से भी जा कर के डायरेक्टली इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग के लिए पाइथन इज़ मैंडेटरी, इट इज़ कंपलसरी।
और अगर आपको पाइथन आपने इनरोल कर लिया है, पाइथन पढ़ लिया है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें। और जिन्होंने इनरोल नहीं किया है, प्लीज़ वो साइट से जाकर के इनरोल कर सकते हैं, pptechservices.com पे डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि बिना पाइथन के मशीन लर्निंग सीखना मुश्किल है, क्योंकि पाइथन इज़ द फर्स्ट लेवल एंड मशीन लर्निंग इज़ द सेकेंड लेवल, राइट? Because Python, it is a programming language, and only with the help of the programming language we can understand the machine learning. So it is highly recommended that we must know the Python language. तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो उसे तुरंत करिए, इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू, राइट? और आपको इस वीडियो के नीचे भी लिंक मिल जाएगा अगर आपने पाइथन नहीं किया है तो, ठीक है? तो उस लिंक पे भी जाकर के आप पाइथन कर सकते हैं। इनिशियली ये टाइम थोड़ा सा अभी लगा रहा है, तो आपको भी ये सारा प्रोसेस करना है। पहले डाउनलोड कर लीजिएगा एनाकोंडा की वेबसाइट पे जा कर के, और फिर उसे आपको इंस्टॉलेशन करना है। एनाकोंडा में जो लाइब्रेरीज़ हैं, आपको लाइब्रेरीज़ की भी प्रैक्टिस करनी है। वो सारी लाइब्रेरीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ हम लोग मशीन लर्निंग में यूज़ करेंगे। मैं सारी लाइब्रेरीज़ आपको बताऊंगा, और मैंने पाइथन में भी, पाइथन के कोर्स में भी बताया है सारी लाइब्रेरीज़, जैसे नमपाई है, पांडाज है। पांडाज में कई ऐसे फंक्शंस हैं जो हम लोगों ने करके देखे हैं, वहाँ भी हम लोगों ने लोड करके डेटा को देखा है। तो वहाँ पे हम लोगों ने कई फंक्शंस यूज़ करें हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे एक ब्रॉड लेवल पर, तो डोंट वरी, वो चीज़ें सारी यहाँ पर एक्सप्लोर होंगी। लेकिन पाइथन का सिंटैक्स आपको आना चाहिए, पाइथन की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, पाइथन में क्लासेस का यूज़, पाइथन में फंक्शंस का यूज़, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली आनी चाहिए, राइट? तो ये आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो इसलिए पाइथन डेफिनेटली इनरोल करिए, और अपनी मशीन लर्निंग के जो करियर की अगर हम बात करें, उसको आप एक अच्छे लेवल तक लेकर जाइए। एनाकोंडा में काफ़ी ढेर सारी लाइब्रेरीज़ हैं। ये पूरा अपना फ्रेमवर्क इंस्टॉल करता है। इसमें आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है। तो जैसे पाइथन तो यूनिवर्सल हो जाता है, आप पाइथन को वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। आर लैंग्वेज जो है वो सिर्फ एक ही फील्ड में यूज़ की जाती है, मशीन लर्निंग में, और इसलिए आर लैंग्वेज ज़्यादा उतना पॉपुलर नहीं है जितना पाइथन है, क्योंकि पाइथन अगर आप सीखते हैं तो वो मल्टी पर्पज़ में आ जाती है, आप किसी भी फील्ड में उसे यूज़ कर सकते हैं।
और अगर हम इस एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये विंडोज़, लाइनेक्स, मैक पीसीज सभी पे वर्क करता है। तो हमारा एनाकोंडा इंस्टॉल हो गया है, मैं इसे नेक्स्ट करूँगा, फिर हमें नेक्स्ट करना है और इसे हम फिनिश कर देते हैं। ये आप जब फिनिश करेंगे तो ये ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन आपको दिखेंगे। वेलकम टू एनाकोंडा, राइट। हियर आर सम इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड। ये बता रहा है कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में इसने इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं अपने स्टार्ट मेन्यू पर और आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एनाकोंडा, नेविगेटर एनाकोंडा और जुपिटर नोटबुक यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा एनाकोंडा का फ्रेमवर्क यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। हमें जुपिटर नोटबुक ओपन करना है तो हम इसको क्लिक करेंगे। मैं आपको आज बता देता हूँ कि कैसे आपको यूज़ करना है, कल से हम इस पर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो आपको जुपिटर नोटबुक पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद में ये लोड होगा। नाउ यू हैव टू कीप द पेशेंस, राइट। अब ये लोड होगा, लोड होने के बाद में आपका जुपिटर नोटबुक ओपन होगा। फाइन, तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर न्यू पर जाना है, राइट। और यहाँ पर आपका ये पाइथन 3 लिखा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे क्लिक करेंगे आपका जुपिटर नोटबुक यहाँ पर ऑन हो जाएगा, ठीक है। मैं एक सिंपल प्रोग्रामिंग आपको करके दिखाता हूँ। जैसे आपके पास सपोज कोई लिस्ट है, जैसे मैं यहाँ पर माई लिस्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं, राइट। और अगर हम इसको प्रिंट करें, सपोज मैं यहाँ पर फॉर लूप लगा देता हूँ, फॉर एक्स इन माई लिस्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ एक्स को, राइट। अब हमें क्या करना है, इसे रन करना है। तो यहाँ पर हम रन करेंगे और ये जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट कर देगा, ठीक है। आप सिंपल प्रिंट कर सकते हैं, हेलो वर्ड करना है, प्रिंट हेलो वर्ड, राइट। बस आपको यहाँ पर रन पे जाना है, आपको यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग जुपिटर नोटबुक यूज़ कर सकते हैं। आप अलग अलग सेल में, अब देखो ये सारे सेल हैं, हम सेल में प्रोग्रामिंग करेंगे और उसका नीचे आउटपुट आता जाएगा। तो आप लोगों ने जितने भी पाइथन में प्रोग्राम्स करे हैं, अब आपका एक यहाँ पर वर्क है कि आप वो सारे प्रोग्राम्स जुपिटर नोटबुक के अंदर भी करके देखिए और आउटपुट्स यहाँ पर ऑब्टेन करिए, राइट। और इस पर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। और हम लोग कल के लेसन में अपने मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग कल डेटा लोड करना सीखेंगे, कैसे डेटा लोड कर सकते हैं,
हम लोग यहाँ पर पांडास यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग प्रैक्टिकल सिनारियो में आ जाएंगे और सारी चीज़ें वन बाय वन हम लोग जुपिटर नोटबुक पर करेंगे, राइट। तो आज के इस लेसन में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग एनाकोंडा का इन्वायरमेंट यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में हम जुपिटर नोटबुक कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर अवर मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग, राइट। तो आज के इस लेसन में हम लोग यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।